गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रियलिज्म या यथार्थवाद, जिसको मॉर्गन थाउवाद के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि ये रियलिज्म या जो यथार्थवाद है वो क्या है, तो इसका ये मानना है कि मानव स्वभाव में जो निहित अंतर विरोधों के कारण ही शुद्ध नैतिक मान्यताओं पर विश्व समाज का संचालन पूर्णतः असंभव है। यानी कि ये जो यथार्थवाद है, जो रियलिज्म है, ये आइडियलिस्टिक थ्योरी को पूरी तरीके से डिनाई कर देती है। ये रियलिस्टिक थिंकर जितने हैं वो ये मानते हैं कि इस समय जो कंटेम्प्ररी एरा है या हमेशा से जो रहा है, विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी नेशन हैं, उसमें कभी ना कभी हमेशा ही एक स्ट्रगल होता रहता है, वॉर होता रहता है। चाहे वो आप कोल्ड वॉर देख लीजिए या कहीं हॉट वॉर देख लीजिए। तो यानी कि जो इंटरनेशनल जो सोसाइटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय समाज है, इसमें हमेशा प्रदर्शन किया जाता है शक्ति का, यानी कि किस कंट्री के पास कितनी पावर है। और इस समय भी आप देखेंगे तो यही इंटरनेशनल अरीना में यही चीज़ें हमेशा चलती आई रही हैं। अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन एक्सपोनेंट हैं, इसकी कौन कौन मानने वाले हैं, इसके समर्थक कौन हैं, तो ये जो यथार्थवाद है उसमें मुख्यतः मैक्स वेबर, E.H. कार, निकोलस स्पाइकमैन, रेनहोल्ड निबुर, अर्नोल्ड वुल्फर्स, केनेथ थॉमसन, जॉर्ज F. कैनन, हैंस J. मॉर्गनथाउ और बहुत सारे विचारकों के नाम जुड़े हुए हैं। ये जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानता है और पावर, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट जो है उसकी सहायता से इसका वर्णन करता है। इस सिद्धांत को मानने वाले जो है वो अगर हम बात करें तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, जो भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था थी, उसमें कौटिल्य का नाम भी हम महत्वपूर्ण रूप से ले सकते हैं। कौटिल्य ने भी यही बात की थी। मंडल सिद्धांत अगर आप देखेंगे, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ देखेंगे कि कौटिल्य ने भी ये बात की है कि जो मानव है उसके बीच में परस्पर जो विरोध की प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसकी वजह से जो है कि अधिराज्य बनता है, और यानी कि जो आपका जो पड़ोसी देश है वो हमेशा आपका शत्रु रहता है, ऐसा कौटिल्य का मानना है। और ये विचारधारा की बात करें अगर हम 19 और 18 सेंचुरी में देखें तो 19 सेंचुरी में ट्रेटस्के, नित्से ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। इसके अलावा एरिक कॉफमैन, फ्रेडरिक वॉल्किंसन, हेरोल्ड लासवेल, डेविड स्टन इत्यादि राजनीतिक विचारकों ने राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी विचारधारा के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया। और इन सभी ने बात की पावर पॉलिटिक्स यानी शक्ति जो राजनीति है उसकी। 1945 के बाद आप और हम सभी जानते हैं कि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है, उसके बाद नए नए विश्व में नए नए राष्ट्र बनते हैं। तो उस समय बहुत सारे राजनीतिक विचारक थे, जैसे E.H. कार, जॉर्ज स्वांजरबर्गर, क्विंसी राइट, मॉर्गनथाउ। इन सभी ने राजनीतिक यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू करने का प्रयास किया। मॉर्गनथाउ ने अपनी जो मॉडल दिया उसमें पावर को उन्होंने बहुत अधिक इम्पोर्टेंस दिया है। इसलिए इनका जो ये दृष्टिकोण है, इनका जो अप्रोच है, इसको पावर अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। और मॉर्गनथाउ की ये मान्यता है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल जो अरीना है, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इसका जो बेस है, इसका जो मूल आधार है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर, यानी कि राष्ट्रीय जो हित है उसी को ध्यान में रखेंगे और इसके साथ ही साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इंटरनेशनल अरीना में अपनी एक धाक जो है वो जमी रहे। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको माना, इसके बारे में बात की, लेकिन जो मॉर्गनथाउ का जो सिद्धांत है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सभी ने बात की कि शक्ति यानी जो पावर है वो अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक प्रभावक तत्व है, यानी जिस कंट्री के पास पावर नहीं है वो इंटरनेशनल अरीना में सरवाइव नहीं कर पाएगा। मॉर्गनथाउ ने अपनी जो यथार्थवादी सिद्धांत दिया, यथार्थवादी सिद्धांत इसको क्यों कहा जाता है? वाई मॉर्गनथाउ थ्योरी इज कॉल्ड रियलिस्टिक थ्योरी। मॉर्गनथाउ का जो सिद्धांत है वो मानव स्वभाव जो कि उस पर आधारित है। इनका मानना था कि एक राष्ट्र सदैव अपने हितों को बनाए रखना चाहता है और उसको सुरक्षित रखना चाहता है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को अगर आपको पाना है तो नेशनल पावर यानी जो राष्ट्रीय शक्ति है वह एक साधन है।
इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र के साथ शक्ति संघर्ष में लगा हुआ है। मॉर्गनथाउ का ये भी मत है कि जो शक्ति है वो संघर्ष राष्ट्रों के मध्य संबंधों की स्वाभाविक और अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो विभिन्न देश हैं उनके बीच के जो संबंध है उसको समझा जाए। यहाँ पर मॉर्गनथाउ ने अपने 6 सिद्धांतों के बारे में बताया है। 6 सिद्धांत में से जो पहला सिद्धांत है, यानी जो पहला जो प्रिंसिपल है, वो ये कहते हैं कि मानवीय स्वभाव के वस्तुनिष्ठ कानूनों पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत। मॉर्गनथाउ ये कहते हैं कि जो राजनीतिक यथार्थवाद है, यानी जो पॉलिटिकल रियलिज्म है, उसके पहले नियम में वो लिखते हैं कि राजनीति सामान्य समाज की तरह उन वस्तुनिष्ठ नियमों पर संचालित होती हैं जिनकी जड़ें मानव के स्वभाव में है। यानी इंटरनेशनल अरीना में अगर वॉर होगा तो भी उसका कारण मानव होगा, ह्यूमन नेचर होगा, और अगर शांति होगी तो उसका कारण भी मानव होगा। लेकिन मानव स्वभाव जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाए रखना चाहता है, इसके लिए उसको नेशनल पावर चाहिए। और ये हमेशा से सत्य रहा है कि नैतिकता नाम की चीज़ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं होती या राजनीति में नहीं होती। इसीलिए राजनीति पर प्रभाव जितने भी पड़ते हैं उसका जो मेन कॉज है वो ह्यूमन नेचर है। दूसरे नियम की बात वो करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित, यानी जो इनका सेकंड प्रिंसिपल है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर। यानी कि इनका जो दूसरा सिद्धांत है इसमें इन्होंने ये कहा है कि शक्ति के नाम पर लक्षित स्वार्थों का विचार ही वह प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का पथ प्रदर्शन करता है। यानी कि यदि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को कोई कंट्री अगर बचाना चाहता है, अपने राष्ट्रीय हितों को बचाना चाहता है, तो वो शक्ति का प्रदर्शन जरूर करेगा। और यही आज के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक यथार्थ सत्य है, और इसी यही एक रियलिस्टिक अप्रोच है, यही इसका एक रियल जो है एक पिक्चर है इंटरनेशनल अरीना में। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, यानी पॉलिटिकल जो रियलिज्म है डज नॉट टेक अ फिक्स और डिटरमाइंड मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। यानी राष्ट्रीय हित प्रत्येक जो कंट्री है उस पर डिफरेंट है। कोई कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को किसी प्रकार डिफाइन कर सकती है, तो कोई कंट्री किसी और प्रकार से कर सकती है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो कि वह पहले कभी शस्त्र नहीं उठाएगी, अगर अटैक होता है तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल अरीना में देखेंगे तो इंडिया को अगर टेररिज्म से प्रॉब्लम है या जो नियरेस्ट कंट्री है, जिसका नेबरिंग कंट्री है, उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कुछ और है। यानी कि यहाँ पर हर एक कंट्री के पर डिपेंड करता है कि वो अपने राष्ट्रीय हित को किस तरीके से डिटरमाइन करती है, किस तरीके से उसको परिभाषित करती है। और यही बात करते हैं मॉर्गनथाउ भी कि ये जो हित है, हित हमेशा परिवर्तनशील रहता है और किसी भी राष्ट्र की जो नीतियाँ कार्य जो सदैव है वो हमेशा बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट जो इनका नियम है वो है अमूर्त नैतिक नियम राजनीति पर लागू नहीं किए जा सकते। यानी कि जो मॉरलिटी है, जो नैतिकता की बात, जो आदर्शवादी विचारधारा अगर आपने पढ़ा होगा या जो आइडियलिस्टिक अप्रोच अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कुछ और बातें की गई हैं। लेकिन मॉर्गनथाउ जो ये जानते हैं कि प्रत्येक जो मानव स्वभाव है उसी पे पूरा ये जो कंट्री है या इंटरनेशनल अरीना है वो डिफाइन किया जाता है, उसी तरीके से चलता है। जैसे इस समय आप चाइना की पॉलिसी देख ही रहे हैं। तो अगर नैतिकता की बात होती तो कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, न ही टेररिज्म की प्रॉब्लम होती। और आप जानते हैं कि FATA की जो ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड हुआ है। यानी कि वहाँ पर जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वह जो टेररिज्म की फंडिंग है उसको रोक नहीं पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नैतिकता तो यही कहती है कि हमको न किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहिए और न अपने पड़ोसी के लिए, न किसी दूसरी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर यही चीज़ जो बात करते हैं मॉर्गनथाउ कि ये जो नैतिकता की बात है वो इंटरनेशनल अरीना में नहीं हो सकती है, क्योंकि नीति शास्त्र बिल्कुल अलग है जो कि नैतिकता की बात करता है। और जो विश्व की इस समय वर्तमान राजनीति है जो शुरू से लेकर अंत तक और आगे भी चलती रहेगी, उसमें ये
यहाँ नैतिक सिद्धांतों का कोई भी अनुपालन नहीं करना चाहता है। सब अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपने फ़ायदे के लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जो इनका आगे का जो नेक्स्ट जो है रूल जो आगे का जो 5वां नियम है, इसमें मॉर्गनथाउ ये कहते हैं कि राष्ट्र के जो नैतिक मूल्य हैं उसको सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक रखना। सेम वही चीज़ें हैं कि कोई भी राष्ट्र जो है वो नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों से पृथक मानता है, यानी कि किसी भी राष्ट्र की किसी विशेष नैतिक कामनाओं से और हमारे सनातन जो सार्वभौमिक नियम है उससे कोई कनेक्शन नहीं होता है। और यहाँ पर जो मॉर्गनथाउ है वो ये कहते हैं कि किसी विशेष राज्य की कोई नैतिक आकांक्षा है और वही सारी दुनिया पर लागू हो जाए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी राज्य की जो राष्ट्रीय हित हैं, जो नीतियां हैं, वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का ही प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऐसे ही सिद्धांतों की ओट में ढक लेता है। इस समय आप देखिए कि चाइना ने बैन किया हुआ है कि चाइना का जो जितने भी बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है स्कूल और कॉलेज में, वहाँ पर चाइना ने ये रूल किया है कि कोई भी विदेशी जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है, यानी कि वो लोग अपने ही इतिहास को पढ़ेंगे, किसी दूसरे देश के बारे में वहाँ पर पढ़ाई पे जो पर बैन कर दिया गया है और वहाँ पर इस सब चीज़ पे बैन कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पर केवल अपना ही चलेगा और उनका नेशनल इंटरेस्ट ये है। अगर हम लोग ब्रिटिश भारत की बात करें, जब लॉर्ड मैकाले की जब अंग्रेजी शिक्षा की नीति आई थी तो अंग्रेजी को पढ़ने पढ़ाने की बात हुई थी, तो अंग्रेजी के पढ़ने पढ़ाने से इंग्लिश जब डेवलप हुई, लोग पढ़ने लगे, तब उन्होंने दूसरे कंट्री के जो नेशनल मूवमेंट था उसको जाना, उसको समझा और उसके आधार पर उन्होंने ये जाना कि इंडिपेंडेंस क्या है, आज़ादी क्या है, किस तरीके से दूसरे कंट्री में नेशनल मूवमेंट हुए और किस तरीके से मोटिवेट हुए। अगर हम दूसरी जो लिटरेचर है, अगर फॉरेन लिटरेचर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि उससे गलत ही चीज़ें हम सीखेंगे, हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया। और यानी कि नेशनल इंटरेस्ट हर कंट्री पे बिल्कुल अलग अलग डिपेंड करती है। छठा और आखिरी नियम जो है वह बात करते हैं मॉर्गनथाउ राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता, यानी पॉलिटिकल रियलिज्म मेंटेन ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर। ये उपयुक्त सभी सिद्धांतों के आधार पर मॉर्गनथाउ ने ये माना कि राजनीतिक यथार्थवाद और अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में वास्तविक और गंभीर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक मामलों में राजनीतिक यथार्थवाद के पास विशेष बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टिकोण है। बौद्धिक रूप से राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता को कायम रखता है। एक राजनीतिक यथार्थवादी हमेशा शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के बारे में ही सोचता है। अगर हम इसको इवेलुएट करें, इसका मूल्यांकन करें, तो हम ये कह सकते हैं कि मॉर्गनथाउ का जो ये सिद्धांत है रियलिज्म, ये अंतर्राष्ट्रीय ये केवल वन साइडेड थ्योरी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके दो पक्ष होते हैं। एक तरफ तो स्ट्रगल तो होता ही है, पर दूसरी तरफ कोऑपरेशन भी होता है। और मॉर्गनथाउ ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत केवल संघर्ष पक्ष पर बल दिया है, केवल कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, उन्होंने कोऑपरेशन की कोई बात नहीं कही गई। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल अरेना में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग का पक्ष भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि संघर्ष। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मॉर्गनथाउ का जो यथार्थवाद है वो वन साइडेड है, एक पक्षीय है। दूसरा ये है कि मॉर्गनथाउ ने इग्नोर किया है द मॉरलिटी को, उन्होंने नैतिकता को बिल्कुल से इग्नोर कर दिया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बस इस चीज़ की चर्चा की है कि राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है और नैतिकता को कोई स्थान नहीं दिया है। अगर इसी तरीके से सारे राज्य इस वर्ल्ड में अगर व्यवहार करने लगेंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय अनैतिकता है उसको बढ़ावा मिलेगा, जो इंटरनेशनल लॉ है वो निर्बल हो जाएंगी और जो अराजकता है वो बढ़ती चली जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो मॉर्गनथाउ का जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसका बेनो वॉशरमैन ने, रॉबर्ट टक्कर ने, स्टैनले हॉफमैन ने और बहुत सारे आलोचकों ने इनकी आलोचना की है। वॉशरमैन ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक मॉर्गनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तब तक अन्य कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया ही नहीं जा सकता है। हॉफमैन ने इसको ऐसा सिद्धांत माना जो कि अस्पष्टताओं से भरा पड़ा है, यानी क्लियर ही नहीं है।
और दूसरी चीज़ कि इन सभी का ये भी मानना है या और कि यह न तो पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है, यानी कि इसमें साइंटिफिक कोई बातें है ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि मानव स्वभाव जो है वह हमेशा स्ट्रगल को ही बढ़ावा दे, हमेशा संघर्ष को ही दे। गांधी जी भी एक उदाहरण है जिन्होंने नैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और आप देखिए गांधी युग में जो उन्होंने आंदोलन किए उसमें कोई भी उन्होंने संघर्ष को या किसी भी हिंसा के बारे में कोई भी बात नहीं की और नहीं उन्होंने उनका समर्थन किया है। अगर हम आगे बात करें तो ये मॉर्गनथाउ है, इन्होंने केवल युद्ध और विस्तारवाद का ही समर्थन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल युद्ध होते रहते हैं और हर एक कंट्री ये चाहती है कि वो जो राष्ट्र है वो जो कंट्री है वो केवल पावर ही अपना दिखाए, केवल शक्ति संघर्ष ही दिखाए। अगर इस तरीके की अगर चीज़ें चलती रहेंगी तो युद्ध को प्राकृतिक मानना पड़ेगा और न्याय संगत मानना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और बहुत सारे आलोचकों ने जैसे रॉबर्ट टकर और केनेथ वॉल्स ने मॉर्गनथाउ के सिद्धांत को वास्तविक यथार्थवादी सिद्धांत माना ही नहीं है। देखने में तो यथार्थवादी लगता है लेकिन वास्तव में ये आदर्शवादी है। मॉर्गनथाउ ने आदर्शवाद और यथार्थवाद को मिलाने का दोषी इनको माना गया है। लेकिन अगर हम संक्षेप में बात करें कि जो मॉर्गनथाउ का जो सिद्धांत है वो किस तरीके का है, तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि यथार्थवादी सिद्धांत का सार ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भौतिक यथार्थी सबसे महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय हित को इसी के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए। आदर्श और जो मूल्य हैं वो जैसी जो अमूर्त हैं और उनसे तर्कसंगत व्यवहार को या नीति निर्धारण को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। हालांकि यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो वो हॉब्स के चिंतन में भी देखने को मिलता है। हॉब्स ने जो मनुष्य को स्वार्थी के रूप में डिस्कस किया और ये कहा कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनके सीमित होने के कारण हमेशा स्वार्थों का ही टकराव होता रहता है और यही शक्ति जो संघर्ष है उसका एक उदाहरण मानना चाहिए। और सेम यही प्रोसेस नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा चलता रहता है। तो मॉर्गनथाउ की जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, उसको हम इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।